बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने फास्ट से पढ़ा। मगर इनको बुलाने का मकसद ये है कि ये इंटीरियर सिंध की एक शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। और एज़ एज़ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम लोग सब बड़े फ़िक्रमंद हैं अपने पाकिस्तान के बारे में। तो मैं इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि ये पहले तो सबसे पहली बात कि इतना बड़ा है, इन्होंने स्टेप लिया कि उस शहर से तालीम हासिल करने के बाद फास्ट आए, फास्ट के बाद आने के बाद इन्होंने इतने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया और इस वक्त भी पाकिस्तान के टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस में एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो पूरा जर्नी भी समझेंगे और फिर साथ में एंड में हम सैलाब से मुतासिर इस वक्त क्या हालात हैं सिंध के, और हम एज ए सॉफ्टवेयर कम्युनिटी, एज एन जॉब करने वाली कम्युनिटी, एज पाकिस्तान के शहरी हम क्या कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अमजद, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अमजद सबसे पहले मुझे बताएं कि आप किस शहर से आपका ताल्लुक है, और फिर आपने अपनी इनिशियल एजुकेशन हासिल कहाँ से की, और फिर फास्ट आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, कैसे पता चला कि फास्ट एक यूनिवर्सिटी है कराची में, और फिर कंप्यूटर साइंस आपने कैसे सिलेक्ट किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्टार्टिंग में ही तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं कराची पहले कैसे आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटर वहाँ से किया। हमारा जो बेसिकली जो बिलॉन्ग करते हैं वो सक्खर के शहर से बिलॉन्ग करते हैं। रानीपुर उसका नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक छोटा-सा शहर है हमारा, रानीपुर के बराबर में ही, कुंभ के नाम से, ठीक है। तो बेसिकली हम रानीपुर से ही जाने जाते हैं कि भाई रानीपुर से हैं या सक्कर से हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे इतना लोगों को नहीं पता होता कि इंटीरियर सिंध में कौन-कौन से शहर और आते हैं सक्कर के अलावा। सक्कर का तकरीबन सबको पता है क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप 3 सिटीज़ है सिंध का। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट वहाँ से ही किया है, रानीपुर से, सक्कर बोर्ड से किया है। उसके बाद हमारे कज़न जो है वो फास्ट से ग्रेजुएट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा। बैक इन 2013। तो उन्होंने 2013 में जो है यहाँ से ग्रेजुएशन करी थी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा स्कोप है इसका और काफ़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे, और पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता है, मतलब आपको आराम से जॉब वगैरह मिल जाती है और आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। तो ऐसा ही हुआ, हमने फास्ट में एडमिशन लिया बैक इन 2014। तो बहुत ही टफ जर्नी थी क्योंकि आपको पता ही होगा कि सक्खर बोर्ड और कराची की तालीम में कितना डिफरेंस है। तो ये वैसे मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर आपका माहौल चेंज होता है तो फिर आपको थोड़े से मसले मसाइल पेश आते हैं उसमें एडजस्ट होने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा-सा इश्यू हुआ कि भाई फास्ट में हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और ये वो सारी चीज़ें, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में आना, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो स्टार्टिंग में 1-2 सेमेस्टर में थोड़ा-सा मसले मसाइल पेश आए, लेकिन फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता से यहाँ पे एडजस्ट हो गए, और वो कज़न जो है वो काइंड ऑफ हमारे मेंटर थे। उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि भाई किस तरह प्रोसेस होता है, क्या होता है, किस तरह से आपको पढ़ना है। मतलब वो समझ लें कि हमारे साथ ही रहते थे, हमारी एज़ अ मतलब गाइडर कह लें या मेंटर कह लें, जो भी। तो उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, तो उनकी सपोर्ट से और मतलब जो भी हमने थोड़ी-सी मेहनत की और यूनिवर्सिटी से दोस्तों की मेहनत से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से जो है फास्ट में टाइमली ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप किसी फास्टियन से मिले और उनसे पूछें कि भाई आप जो है टाइमली ग्रेजुएट हुए हैं या नहीं? अगर हुए हैं तो दैट मीन्स कि वो माशाल्लाह से बहुत मेहनत करने वाले हैं। मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ, जेनेरिक। अच्छा, सही। तो 4 साल में ही हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। आफ्टर दैट मैंने जॉइन किया, सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन किया एज़ अ इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो सैलरी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मतलब कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें लर्निंग भी करी हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे मतलब टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया है मैंने अभी तक। तो ये है थ्रू आउट माय जर्नी। गालिबन आपने टेम्पल सिस्टम्स लिमिटेड और इस तरह 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस में पहले भी काम कर चुके हैं आप। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ही। तो यानी टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अमजद रहे हैं, और माशाल्लाह हमने तो इनकी जर्नी देखी है, हमारे साथ ही आए थे। और जब वो सिंध से आए थे तो ज़ाहिर-सी बात है कल्चरल शिफ्ट होता है, कराची के लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बहुत और फिर बहुत हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस की बात करें अगर हम तो। ऑब्वियसली बिल अगर आप मतलब इस केस में हम कहना चाहें कि भाई हमें प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था कि भाई आप शहर में कैसे रहते हैं, इन शॉर्ट। तो आप सही, इससे सही। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कल्चरल डिफरेंस थे और हमने कैसे मैनेज किया।
सही सही, लेकिन फिर आपने माशाल्लाह अपने आप को बड़े अच्छे से चेंज किया और अब आप बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर चुके हैं। इस वक़्त भी एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम करते हैं। एक बहुत अच्छी हाई पे के ऊपर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अल्लाह ने आपको बड़ा नवाज़ा और बिलख़ुसूस इसमें आपकी मेहनत शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा चलते हैं बैक आपके जो जहाँ से आपने पढ़ा है, अपनी स्कूलिंग हासिल की है, तो वो उस सिटी का नाम क्या है? और वहाँ यानी वहाँ पे क्या समझते हैं आपके स्कूलिंग सिस्टम्स में क्या मसाइल हैं जिसको जिसको हुकूमत को या इदारों को देखना चाहिए और वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए? जी, जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो तो मैं स्टार्टिंग से ही मेरे अब्बू जो थे वो बहुत ही मतलब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। वो कहते थे कि भाई हम अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। तो जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पे टॉप स्कूल था, उसको अल मेहरान नाम था उसका। तो मैंने 8th क्लास तक वहाँ पे पढ़ा हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी थी माशाल्लाह से। मतलब वो काफ़ी अच्छी एजुकेशन, मतलब समझ लें कि जो आपके शहर का सबसे अच्छा स्कूल होता है वो काइंड ऑफ वो स्कूल था हमारे टाइम में। अच्छा, उसके बाद जो मेरा कॉलेज था वो मज़हर मुस्लिम मॉडल कॉलेज था, ये भी रानीपुर के अंदर ही है। और ये भी समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। आप मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये टॉप 5 या टॉप 10 में आता है इन इन आवर डिस्ट्रिक्ट, लाइक खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें मतलब ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में माना जाता है, तो वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की है। तो वहाँ पर तो एज़ सच कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं नज़र आया मुझे, क्योंकि वहाँ पे तालीम क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ा एक तो मसला ये है कि वहाँ पे थोड़ा-सा कॉपी कल्चर का सिस्टम है कि भई आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आराम से आप जो है छपाई करके जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें आप फिर ऑब्वियसली आपको चीज़ें नहीं पता होती, आप पढ़ के नहीं निकल रहे होते, आप सिर्फ़ छाप कर ही निकल रहे होते हैं चीज़ें, तो वही क्वालिटी भी आपकी वही होगी। दूसरा ये कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअल अगर कोई मेहनत करता है और वो बोलता है कि हाँ भाई, मैं अपने बलबूते पे एग्ज़ाम देना चाहता हूँ ये वो, तो उसका कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप अगर आप किसी एक सेंटर पे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और वहाँ पे आपकी सारी क्लास वाले जो है छपाई कर रहे हैं और आप एक बंदा नहीं कर रहा, तो उसका पूरा मतलब एक एक तुक नहीं बनती ना उसकी, कि वो भी मतलब उसी माहौल में तो वो करना पड़ेगा। बाकी ये है कि इदारों को ये करना चाहिए, पहली बात तो ये है कि कॉपी कल्चर जो है उसको बिल्कुल ही आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट ही ना रहे। मतलब बच्चे जो भी हैं, आप अपना एजुकेशन सिस्टम, आप अपना एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट बना दें कि कोई बिना पढ़े लिखे उसको जो है पास नहीं ना कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर मैंने आज तक कुछ देखा, क्योंकि हमारे दौर में अभी कुछ ना कुछ बेहतर था। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो वहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं और ये वो, तो वो तो बेसिकली सिर्फ़ वहाँ का मसला नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है कि भई वो उन्होंने जो है अपना स्कूलिंग सिस्टम को एज़ अ बिज़नेस बनाया हुआ है। लाइक आप सिर्फ़ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब वो अच्छा, एक बात होती है कि आप बिज़नेस भी चलें, उससे उसमें से आप कमाएँ भी सही, सारी चीज़ें करें, लेकिन एट द एंड आपके पास क्वालिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिसकी कि अभी तक कमी है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन को प्राइवेट स्कूल्स बेहतर कर लेते हैं और उन पे थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस रहता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सही, इससे सही। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सही। अच्छा, इंटीरियर सेंस से एक बच्चा अगर कराची की यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ पे क्या स्कूलें, कॉलेजेस उनको गाइडेंस देती हैं? क्या वहाँ पे इतना शऊर है लोगों में कि अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे को इंटीरियर सेंस से एनईडी में अप्लाई करना है या कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करना है और मुख्तलिफ यानी मेडिकल की फील्ड में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो क्या बच्चों में इतना शऊर है वहाँ पे, उनको पता है कि किस तरह अप्लाई होता है? या बस वो इंटर पढ़ के खुश हैं और फिर उसके बाद वो बैक अपनी वही खेती-बाड़ी या जो भी उनके बिज़नेसेस हैं, फैमिली बिज़नेस उसमें वापस चले जाते हैं या एक बड़ी तादाद आगे बढ़ती है? यार मोस्टली अगर हम बात करें ना, अगर अबव एवरेज रेशियो की हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि भाई 100 लोग वहां से पास आउट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें से 50-60 या उससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 60 टू 70% आप कह सकते हैं कि लोग जो है ना वहीं पर रह जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई ही नहीं करते, या फिर हुँ, अगर करते भी हैं तो किसी लोकल कॉलेज में अप्लाई करते हैं, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, जी, उसके बाद किसी बीकॉम वगैरह कर लिया, मतलब उसमें प्राइवेट में कि आपने जस्ट एग्जाम दे दिया और वहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई आपने नहीं करी, और फिर जो है मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर देते हैं छोटा मोटा, या फिर जो है किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या इस तरह से होता है। तो लोगों में इतना शऊर वहाँ पर अभी तक नहीं आया। और जहाँ तक आपने बात करी कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की या वो चीजें, तो वहाँ पर ना अगर हम बात करें तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। वो क्या करते हैं कि भई किसी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे चले गए, उनसे मालूमात ले ली कि भई हम
कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या डेट है, तो फिर वो उससे चार्ज करते हैं कि भाई आपका 100 रुपीज़ लगेगा, मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की मालूमात दे सकता हूँ, या फिर इसका मैं आपको फॉर्म फिल करके दे सकता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें हैं। शऊर अभी तक इतनी अगर हम बात करें तो नहीं आया, लेकिन हाँ, अब तो ये है कि पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले लोग वहाँ से निकलते ही नहीं थे, यूनिवर्सिटी की तरफ आते ही नहीं थे। अब ये है कि बहुत सारे लोग और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। और सबसे मज़े की बात, सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा चेंज है, आप अगर लास्ट 10 इयर्स की बात करें, जो पहले 10 साल पहले कुछ नहीं होता था, वो ये है कि वहाँ पर अभी गर्ल्स एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई है। मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो अभी अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, उसको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देना, ये वो। ये अगर आप 10-15 साल पीछे देखें तो इसका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कहते थे कि भाई लड़की ने 8वीं तक पढ़ लिया या फिर 5वीं तक पढ़ लिया, बहुत है। इसके ओके। बाद फिर वो आगे नहीं पढ़ाते थे। तो ये एक अच्छा चेंज है जिसको हम पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं इंटीरियर के अंदर ना, और इस तरह से चेंज होने चाहिए। तो ये है, सही। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को या फिर प्रोविज़नल गवर्नमेंट की बात करें, या फिर तो उनको ये करना चाहिए कि एटलीस्ट कोई काउंसलिंग सेशंस या इस तरह की कोई हुँ, चीज़ें अगर अरेंज अरेंज की जा सके, मतलब उसमें स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में कोई ऐसा इदारा हो जो कि सिर्फ़ इसी चीज़ को जो है अपना सी आउट करें कि भाई बच्चे अगर निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, और अगर कहीं जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। फॉर एग्जांपल अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहा है तो इसकी वजह क्या है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर कोई और मसला है, काउंसलिंग की कमी है। तो ये चीज़ें उनको गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, किसी इदारे को देखनी चाहिए कि भाई इसको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं। सही। अच्छा, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है? क्या हर किसी के घर में इंटरनेट होता है या 100 में से 10 लोगों के घर पे इंटरनेट होता है? क्या रेशियो है लोगों के घरों पे इंटरनेट होने का? यार इंटरनेट की अगर हम बात करें करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज अभी काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। अगर आप ज़ोम की बात करें या जैज़ की बात करें तो वहाँ पे उनका 4G 5G अच्छा चल रहा होता है, ठीक है? 4G तो चल ही रहा होता है। और बाकी ये है कि अवेलेबिलिटी इतनी सच नहीं होती। अगर कहीं किसी घर में या फिर किसी मतलब उसमें फैमिली में कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है कि भाई उसने कोई ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर इस तरह की चीज़ होती है, और उसको उनके मतलब के फैमिली में कुछ कोई 1 या 2 बंदा एजुकेटेड होता है, तो उनको फिर इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस लाज़मी होनी चाहिए, हमारे पास इंटरनेट लाज़मी होना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है अपना हम उससे हेल्प आउट ले सकें। दूसरा ये है कि इंटरनेट सर्विस वहाँ पर अभी अगर पीटीसीएल की बात करें या फिर जैसे कराची में हमारे पास केबल ऑपरेटर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि भई आपके सेल फ़ोन्स तो आजकल आम-जाम ही हो चुके हैं। हर एक बंदे के पास, समझ लें आप, ये कह सकते हैं कि 100% लोगों के पास सेल फ़ोन्स आजकल हैं, जो कि स्मार्टफ़ोन्स हैं। तो उसी से फिर वो वहाँ पर जो लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे अगर मैं भी जैसे जाता हूँ यहाँ से रानीपुर कुछ दिन के लिए, अपने मतलब घर जाता हूँ यहाँ से कराची से, तो मेरे पास हमेशा के लिए मतलब वो कि एक बैकअप इंटरनेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना उसपे जेज़ या ज़ोंग की सिम पे भी मैं अपना कर लेता हूँ पैकेज, उसके अलावा मेरे मेरे पास डिवाइस भी होती है ज़ोंग की। तो ये चीज़ अच्छी है कि भाई एटलीस्ट ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जेज़ या ज़ोंग हो गया, ये चीज़ें ये लोग जो है मतलब वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इंटरनेट की सर्विस, जिससे कि फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अमजद, बड़े अफ़सोस के साथ हम जब सिंध की बात सुनते हैं या सिंध के बारे में सोचते हैं तो हमें एक बड़ा ही अजीब-सा एक व्यू दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो बस वडेराना एक निज़ाम होता है, एक वडेरा बैठा होता है, और जो आप पिक्चर बता रहे हो तो काफ़ी मुख्तलिफ है कि लोग वहाँ पढ़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद शायद ऐसी भी है कि जहाँ पे एक वडेरा बैठा होता है, उसके नीचे स्लेव्स होती हैं उसकी और वो उसके लिए काम कर रही होती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर वहाँ तक इम्पैक्ट लाना है गवर्नमेंट को, उस चीज़ को चेंज करना है कि उन लोगों को भी तालीम मिल सके, तो उसके लिए एनजीओज़ को या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यार उसके लिए ये करना चाहिए, अभी पहली बात तो ये कि जो वडेराना निज़ाम निज़ाम था ना, वो मेरे ख़्याल से जितना मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है हमारे एरिया में या फिर सराउंडिंग में, तो ये तो तकरीबन ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है? बाकी अभी ये है कि पर्सनैलिटी ट्रेट चल रहे हैं अभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई एक ख़ानदान था जो कि वडेरे चलते हुए आ रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उनके जो लोग हैं उनको थोड़ा-सा इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भई उन्होंने अगर कोई एक फ़ैसला सुना दिया तो वो मुसल्लत कर दिया या फिर वो मानना लाज़मी है। ये चीज़ तो पहली बात ये अच्छा है कि खत्म हो चुकी है। समझ लें कि 90% समझ लें खत्म हो चुकी है, 10% अभी भी इस तरह का निज़ाम चल रहा है। दूसरा ये कि उसमें भी ये होता है कि अगर आपने एनजीओज़ ने इस चीज़ पे काम करना है कि भाई उस सिस्टम में जाके
एजुकेशन को आम करें, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा इदारा है जिसकी कि मैं यहाँ पर तारीफ करना भी मतलब कि मुनासिब समझता हूँ। वो ये सैफ है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। तो उन्होंने क्या करा है कि जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग वहाँ पर जो है अपना नहीं कर सकते अफोर्ड तालीम प्राइवेट स्कूल्स की, तो उन्होंने फिर सैफ ने क्या किया है कि उन प्राइवेट स्कूल्स को एनजीओ का बना दिया कि भाई हम आपको पे करेंगे, आप जितने बच्चे पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, हम आपकी स्कूल्स की मतलब टीचर्स की फीस देंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब हम बेयर करेंगे। तो स्कूल्स को ये फायदा होता है कि भाई आपको इकट्ठा एक अमाउंट मिल रहा है पूरा, कि भाई अगर आपके पास 500 या 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की एनजीओ की तरफ से पैसे मिल रहे हैं उसके ना, आपको पेरेंट्स से नहीं लेना पड़ता। दूसरा ये कि बच्चों का ये फायदा है कि भाई वो उनको फ्री में वही वाली प्राइवेट सेक्टर वाली एजुकेशन मिल रही है, तो उस पर पूरा चेक एंड बैलेंस है। इसी तरह की अगर 2-3 या इस तरह की कुछ और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाए इंटीरियर में, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चेंज लाया जा सकता है। सही, सही। चलें अमजद, ये तो इंटीरियर सिंध के वैसे जनरली एजुकेशन के ऊपर बात हो गई, लेकिन अफ़सोस के साथ अभी इस साल बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब और सिंध के अंदर सैलाब आया है। तो जी जी। उसके बारे में बताएँ कि यानी अब आप तो वहाँ के शहरी हैं, आपको पता है, आपका घर है वो। क्या बिल्कुल। इम्पैक्ट है? क्या हुआ है? अभी हालात क्या है लोगों के? और आपका क्या अंदाज़ा है इस वक़्त? क्या यानी वाक़ई जितना हम सुन रहे हैं इतना हालात ख़राब हैं? क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वहाँ की इस वक़्त? यार मेरा जितना अंदाजा है ना, मैंने जितना देखा है और जो जानने वाले लोग हैं उनसे सुना है और जो मैं खुद भी देख कर आ चुका हूँ, तो मेरे अंदाजे से ये है कि जितना दिखाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा है। पहली बात है इस चीज का, फ्लड का इम्पैक्ट उससे बहुत ज्यादा है। मीडिया कवरेज वहां पर इतनी है ही नहीं। बलूचिस्तान की अगर आप बात करें या फिर सिंध की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जैसे शहर है, हमारे मतलब बहुत ही कम कवरेज है ये कहा जा सकता है। दूसरा ये कि वहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि वहाँ पर कुछ मतलब समझ लें कि 80-90% ऐसे लोग हैं जो कि डेली वेजेस वाले हैं। फॉर एग्जांपल वो डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, तो फिर वो खाते हैं, उनका घर चलता है। वहाँ पे छोटी छोटी उनकी शॉप्स हैं, जैसे किराने की शॉप्स हो गई, नाई की शॉप्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो वो ऑब्वियसली मार्केट चलेगी, मार्केट खुलेगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो ही उनका कारोबार चल रहा होता है। तो एक तो ये कि जो भी शॉप्स वाले हजरात हैं या फिर जो भी डेली वेजेस वाले हजरात हैं, उनको बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है इससे, फ्लड से। और तकरीबन अभी मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं, तो हमारे पास यहाँ पर कराची में एक कुक हमारे पास काम करते थे, वो वहीं के थे। हमारे मतलब हमारे शहर से 2-3 किलोमीटर दूर एक गाँव है उनका, तो वो वहां से बिलोंग करते थे। तो अभी उनका पूरा घर डूब गया है, उनकी पूरी चीजें, उनके पूरे सामान डूब गया है। वो बहुत मुश्किल से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाकर वहां से निकले हैं, और वो कहीं पर जाके किसी एक रेंट आउट के घर में जाके ना शिफ्ट हो गए, और वो रेंट के उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, वो किसी और शहर में गए जहाँ पे फ्लड से थोड़ा सा कम इम्पैक्ट था, तो करीबी है वहाँ पे। तो उनके पास रेंट के पैसे नहीं थे कि वो एडवांस डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई आप जितना हेल्प आउट कर सकें। तो हमने एक दो दोस्तों वगैरह को बोला कि भाई हमारे पास ये है, इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। और ये तो एक ही एग्जाम्पल है, उसके अलावा हजारों ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे ही शहर में है। तो हमारा पूरा शहर जो है, रानीपुर या कुंभ हो गया, वो मतलब कि पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी तक मार्केट्स पानी से भरी हुई है, दुकानों के अंदर पानी आ गया है। ठीक है, तो लोगों को अगर कोई चीज लेनी है, अब उसमें भी बहुत सारी दुश्वारी हो रही है। अभी जैसे ये है कि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, घर थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, तो उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया पानी का। पानी हालांकि हमारी भी छतें वगैरह टपकना शुरू हो गई हैं घर की ना, इन बारिशों में, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और दूसरा ये है कि वहां पर लोगों के वही घर कच्चे वगैरह बने होते हैं, मकान कच्चे बने होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफें जो है अपना झेलनी पड़ी हैं अभी तक के लिए। और काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, कराची से। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे हमारे पास, जो जो कि मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, मतलब सिर्फ फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। जैसे आपका अल खिदमत हो गया, जेडीसी हो गया, इस तरह से आपके पास जमात इस्लामी, इस तरह बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। या फिर एक कंबाइंडली एक कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके भी ये काम कर रहे हैं कि भाई आपने अवेयरनेस पैदा की, आपने लोगों को बुलाया कि भाई हम डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज लेकर देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों ने, जो भी एजुकेटेड पर्सन हैं, जो इस चीज को रियलाइज करते हैं, समझ सकते हैं कि भाई और उन पे क्या गुजरी होती होती है, या फिर उनको वो किस तकलीफ में होंगे, जो जो लोग अभी इस सिचुएशन से
गुजर रहे हैं, तो वो सब अपने एंड से जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपने एंड से जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि एट द एंड मतलब इसका कंक्लूजन ये है फ्लड्स का, अगर आप बात करें तो मतलब कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इंटीरियर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सही सही। तो आई थिंक अगर हम अपने यानी सॉफ्टवेयर वाली बिरादरी को ही देखें तो हम सबसे ज्यादा यानी पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट अर्निंग जॉब्स होती हैं सॉफ्टवेयर वालों की, बिल्कुल, आईटी वालों की। बिल्कुल। तो शायद हम अपनी 20% ऑफ द सैलरी अगर हर यानी अभी कुछ महीनों तक उन लोगों को दे दें, सारे ही मिलके सब अपनी अपनी 20% सैलरी दे दें। चलें, एक तो वो लोग हैं तो बेचारे शायद कमाते ही 50,000 40,000 हैं और उनका घर मुश्किल से चलता है, वो तो नहीं दे सकते इतना ज्यादा। लेकिन अगर कोई अच्छी जॉब्स कर रहा है और वो अच्छी अच्छी खासी अमाउंट सेव करता है हर महीने और उसके पास पैसा है ही, तो मुझे लगता है कि कुछ महीने हमें 20% अपनी सैलरी का अगर हम सब देना स्टार्ट कर दें उन सैलाब मुतासरीन को, तो शायद शायद हम फिर वापस उनको खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ करता हूँ। और दूसरा ये है कि सेलेक्टेड पर्सन्स हैं, अगर 20% की हम बात ना भी करें, क्योंकि आपने सुना है कतरा-कतरा दरिया बनता है, तो जितना भी जिन लोगों से कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो एक वैलिड जगह पे दें, एक वैलिड ऑर्गनाइज़ेशन को, किसी वैलिड पर्सनैलिटी को जिनको वो जानते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो आप अगर कोई मुहिम शुरू करते हैं और मैं आपको जानता हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है कि भई आप ₹1 भी इधर-उधर नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने देखे हैं सारी चीज़ें, ये सिचुएशन देखी है उन लोगों की, हम हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और जितना हो सके, ज़रूरी नहीं आप 20% दें, जितना भी आपका बजट बन रहा है, अगर आपका 100, 200 या ₹500 भी अगर आप किसी बंदे को दे देते हैं और वो सही जगह लग जाते हैं, तो आपको इसका जो है अजर मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। सही सही, इंशाल्लाह। बस हम दुआ करते हैं कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बड़ा अफसोस होता है जब देखते हैं कि एक तो उन बेचारों को एजुकेशन नहीं दी पहले हमारी हुकूमत ने, फिर उसके बाद उनको उनके घर कच्चे मकानात थे, इस तरह के घर थे, उन्होंने ज़िंदगियाँ उसमें गुज़ारी। हम तो एयर ऐसे ही है। कंडीशन पुरतायुश माहौल में रह रहे होते हैं शहरों के अंदर। हमें तो पता ही नहीं है कि वो स्ट्रगल क्या है, कि लड़काना, दादू, यहाँ पे गर्मी कितनी शदीद होती है। बिल्कुल ऐसा ही। 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बंदा अपनी ज़िंदगी गुज़ार देता है, उसकी पूरा रंग काला हो चुका होता है और फिर उसने पूरी अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, कुछ छोटा-मोटा एक जमा पूँजी बनाई है और उसको आप सैलाब से उड़ा देते हो सैलाब और से फिर उड़ा के। पीछे उसके पाबंदी। तो एक तो हमने पहले पाकिस्तान ने उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं दी, फिर उसके बाद हुँ, पाकिस्तान ने उनके बच्चों को तालीम नहीं दी, पैसा नहीं दिया, कोई क रोज़गार का प्रॉपर ज़रिया नहीं दिया। फिर उस बेचारे ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए फसलें उगा-उगा के, किसी ने आलू उगाए, किसी ने टमाटर उगाए, ऐसा ही किसी है। ने चावल लगाए, किसी ने जो है वो खजूर उगाई। सो हज़ारों किस्म की चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं रोज़मर्रा, हमारे लिए वो बेचारे अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पे वो कर रहे हैं और फिर उनको बिल्कुल कम उसमें पैसे मिलते हैं, सारा पैसा तो बीच के लोग ले जाते हैं। उन उन बेचारों को बिल्कुल क्या ऐसा है। वहाँ तक पहुँचता है पैसा। और फिर एट द बिल्कुल। एंड उनकी जब ज़िंदगियाँ उस लेवल पे पहुँच चुकी हैं, तो आज उनको ये हर साल का एक तमाशा है गया है। 2010 में भी सैलाब आ गया, तो 2011 में भी सैलाब आ गया, तो अब फिर सैलाब आ गया। और हुकूमत हुँ, ने इतने सालों में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी कि जिससे हम सैलाब को थोड़ा-सा उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर लेते। कोई इस तरह के प्रोसेसेस एग्ज़ैक्टली। होते हैं। ये दुनिया ऐसा के ही, अंदर ऐसा ही। बारिशें होती हैं। क्या इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर बारिशें नहीं होती? क्या कनाडा के अंदर हर जगह होता बर्फबारी है, नहीं बिल्कुल। होती? सिस्टम होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए इतनी लंदन तो मशहूर है बारिशों के लिए भाई, इतनी बारिश होती है लेकिन आप विदिन दैट डे देखते हैं कि पानी पूरा जो है ना वो अंदर जा चुका होता है। सो दे हैव मेड द प्रोसेसेस। आपका सिस्टम बना हुआ है पूरा, बिल्कुल। तो वो प्रोसेसेस अगर कुछ बना लेते, इस तरह कुछ कर लेते आज से, जब 2010-11 में आया था, उस वक़्त कर लिया होता तो आज 2022 में ये हाल नहीं होता वापस से। तो बड़ा ऐसा ही है। अफ़सोस, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। अल्लाह ताला अब इस दफ़ा शायद हुकूमत को समझ जाए, अब इस दफ़ा शायद कोई जो है हम सब मिलके और हुकूमत मिलके कुछ प्रोसेसेस डेवलप कर ले, जिससे अब आइंदा 10 साल बाद फिर हम यही डिस्कस ना कर रहे हों। बल्कि हम ये डिस्कस इंशाअल्लाह। कर रहे थे भाई, अब देखें आप ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। आपने हुँ, अभी उनके पास घर ही नहीं है। एग्रीड। आप मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ बंदे के पास घर नहीं है। आपके 22 करोड़ की आबादी के अंदर से 1 करोड़ इस वक़्त घर के बगैर है, खाने के बगैर बिल्कुल। है, कपड़ों के बगैर है। आप एजुकेशन और मेडिकल और उनकी सेहत और उनकी साइकोलॉजी और उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी ये हेल्थ और वो हेल्थ की बात तो आज 10 साल बाद करेंगे शायद। अभी तो बिल्कुल आप उनको ऐसा ही। खाना देने के उसमें हैं, अभी तो आपको बेसिक घर नेसेसिटीज़ ही नहीं। बिल्कुल, बेसिक बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दी नेसेसिटीज़ ही यार नहीं है। आपने, उनको रोड नहीं दिया, उनको उनको बाइक नहीं होगी उन शायद में उन लोगों के पास यार, मोटरसाइकिल नहीं होगी। उन लोगों ऐसा को ही। आपने इतना डिप्राइव करके रखा, तो बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। अल्लाह ताला, इतनी अच्छी कौम है यार, पाकिस्तानी इतनी अच्छी कौम है, इतनी अभी आप देखें किस तरीके से
जो है चीज़ें जमा हो रही हैं, पूरा निस्तर-पाक भर दिया है सामान से और एक एक अजीब ही माहौल है कि हर बंदा ला-ला के जो कर सकता है कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौम बिल्कुल इतनी ऐसे ही। अच्छी थोड़े से हुक्मरान भी समझदार आ जाएँ, थोड़े से जो है हुक्मरान भी अपने आप को वापस रिवैम्प करें, सोचें कि यार किस तरीके से हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों को आई नो कि वो कोशिश करते हैं, बट वो कोशिश इस तरह की होती है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है एट द एंड। जब आप कोई पूरे फ़ायदा नहीं बर्बाद हो होता, चुके हैं, अब आवाम को जब कोई आप फ़ायदा नहीं होता। अब जब आप डूब चुके हैं, पूरा मर चुके हैं, अब आप जो भी कोशिश कर लें, अब आपको बहुत टाइम लगेगा वापस से उस उ आप जहाँ से आज 6 महीने पहले आप जो लोग थे, हुँ, उस हुँ। हालत पे ही पहुँचाने में आपको शायद 2-2 3-3 साल लग जाएँ, उनको वही घर, बिल्कुल, वही फैसिलिटीज़ देने। बिल्कुल तो ऐसा ही। अल्लाह करे कि कुछ कुछ परवरदिगार आलम कुछ रहम करे, मदद करे और जो है इंशाअल्लाह मामला ठीक हो। अच्छा अमजद, हम इसको कंक्लूज़न की तरफ लेके चलते हैं। जी, जी। मैं इंटीरियर सिंध के जवानों के लिए जो इस वक़्त मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारी आवाज़ यहाँ से सुन रहे हो, वीडियो उनको जा रही हो, क्या पैगाम आप देंगे उनको? क्या गाइड करेंगे? किस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं? क्या ऐसा करें? इंटरनेट पे क्या सर्च करें? इंटरनेट के ऊपर जाके वो क्या देखें? किस तरीके से लोगों से पूछें? और आप अगर उनको कोई मशवरा देना चाहें? जी, जी। अच्छा, पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो ये है कि आपने सुना होगा, बल्कि सबको पता ही है, हम एज़ अ मुस्लिम ये मानते हैं कि भई हमारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अहादीस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, उनको हम बिल्कुल सच्चा मानते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। तो उनकी ये एक एक हदीस भी है कि हिजरत में बरकत है, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि उनको ये करना चाहिए कि भई आप सबसे पहले अपना करियर बनाएँ। मतलब अगर आप इंटर या मैट्रिक या इंटर में हैं, तो आप कोशिश करें कि आप वहीं पे ना रहें, आप वहाँ से हिजरत करें। क्योंकि इंटीरियर में ऑब्वियसली आपको ये पता है कि हमारी इस जनरेशन में तो ये चीज़ें सही होने वाली हैं नहीं, ठीक है? हम गुज़र जाएँगे, उसके बाद शायद हमारे बच्चे आएँ, तो फिर वो मतलब कि कुछ न कुछ सिचुएशन अगर सही होना अभी से शुरू हो गई, तो उनके लिए जाके सही होगी, हमारे लिए नहीं होगी। ठीक है? तो अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, तो आप कोशिश करें कि वहाँ से आप किसी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में निकलें, जैसे आपके पास इंटीरियर सिंध में आपका सबसे बड़ा शहर कराची है, इसके अलावा हैदराबाद है। अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि हुकूमत को भी देखना चाहिए कि अगर इंटीरियर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो फिर उनको उस तरह के हुकूक भी दिए जाएँ। उन पे उस तरह से जो है अपना एक्सपेंसेस या फिर जो भी अखराजात हैं वो किए जाएँ। जैसे कराची की आबादी हमेशा बहुत कम दिखाई जाती है, तो जो कि ये बहुत गलत बात है, ठीक है? इसको हम नहीं मानते। ऑब्वियसली आपका आधे से ज़्यादा सिंध और दूसरे शहरों से लोग भी यहाँ पे आके रह रहे होते हैं, वो जो कि काउंट ही नहीं होते हमारी अपना पॉपुलेशन में। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और इसी तरह से जैसे कराची या हैदराबाद, इस तरह अच्छे-अच्छे शहर हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पे आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, उस तरह के आपको या तो इंटीरियर में शहर बनाने चाहिए, या फिर अगर नहीं है, तो फिर वो किसी ऐसे सिटी में मूव हो जाएँ। तो उससे आपका एक माहौल चेंज होगा, तो आप में एक अवेयरनेस आएगी कि भई अच्छा, दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप वहीं पे रानीपुर में या सक्खर में पड़े रहेंगे हमेशा, तो आप बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ सकें। वहाँ पे लोग बिज़नेस करके बढ़ जाते हैं, लेकिन मतलब वही बात है कि बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप इंटरमीडिएट में, तो आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे सीनियर को जानते हों, किसी ऐसे बंदे को जानते हों जिनका कि बेटा या फिर कोई रिश्तेदार कोई न कोई कहीं बाहर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो या फिर पढ़ रहा हो, तो आप उनसे काउंसलिंग लें, उनसे गाइडेंस लें। एज़ अ इंडिविजुअल आपको ये चीज़ मेहनत करके करनी पड़ेगी कि भाई आप खुद लोगों के पास जाएँ, उनसे पूछें, क्योंकि आपका गोल तो सेट होना चाहिए। गोल आपने सेट करना है। मैं उन सबको ये पैगाम दे रहा हूँ, मैट्रिक वाले या जो 9th में या इंटर में जो भी बच्चे हैं, या फिर जो वहाँ से अभी निकलना चाह रहे हैं या आगे पढ़ना चाह रहे हैं, या जिनका इरादा नहीं भी है पढ़ने का, तो आप कोशिश करें कि एजुकेशन को वहाँ पे जितना हो सके आम करें, ठीक है? एजुकेशन इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब कि आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और सिर्फ़ इसके लिए नहीं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये वो। आप में एक शऊर आ जाता है, आप में एक वो स्कूल ऑफ थॉट्स आप में बिल्डअप हो जाती है कि भई आप कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है? तो एजुकेशन मस्ट है। आप कहीं से भी पढ़ें, आप लाज़मी अपनी हायर एजुकेशन जो है अपना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लें, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। वही बात है कि आपके पास जो आजकल जो हमारा सेल फ़ोन कॉमन हो गया है, आम हो गया है, हमारे पास सेल फ़ोन और स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास है इंटीरियर में। मैंने जैसे आपको बताया, ज़ेस या ज़ोम काफ़ी अच्छे चलते हैं वहाँ पे।
तो उससे आप ये करें कि आप अपने अपने एंड पे ही चीज़ें सर्च किया करें। अच्छा कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसमें क्या स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है, उनके एडमिशन्स कब आते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है? गूगल पे आप कुछ भी लिखेंगे कि भाई आई वांट टू गेट एडमिशन इन बीएससीएस, व्हिच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। इस तरह से आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको हज़ारों की ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कहाँ पर जा सकते हैं, कौन-सी अच्छी फ़ील्ड्स है, फ़ील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें बंदा खुद कर सकता है आजकल के दौर में ना। तो कोशिश करें कि अपनी एजुकेशन को आम करें, उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और उसको जो है अपना यूटिलाइज़ करें चीज़ों को। तो ये मेरे एंड से था एक पैगाम सबके लिए। सही, सही। अमजद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप एक सक्सेस स्टोरी है इंटीरियर सन के माशाल्लाह। आप जिस तरीके से आए जी, थे जी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अपने अपने आप को 4 साल में फ़ास्ट में जिस तरह बदला और फिर उसके बाद जिस तरह बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया, अभी भी कर रहे हैं और फिर अल्लाह बिल्कुल, ताला आपको दुनिया के अंदर जहाँ भी आप जाएँ कामयाबियाँ हासिल करें। जी हाँ, पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, सिंध की खिदमत करते रहें, इंटीरियर सिंध के जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी मदद करते रहें जिस तरह आप माशाल्लाह करते भी हैं। और इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, सैलाब की फ़ौरन निकाले आमीन, और फिर जो है इनकी रिहैबिलिटेशन और उसके बाद का जो एक अमल होता है उसको जल्द से जल्द इन लोगों के लिए आसानी करे और उसमें हम सब का भी हिस्सा जितना हो सके हम कर पाएँ और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे, हौसला दे कि हम हुकूमत, लोग, एनजीओ सब मिलके पाकिस्तान के हालात में इंशाअल्लाह तब्दील करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमजद आपका। आखिर में बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।